इस्लाम की तलवार है जो, शेर की तलवार है जो, जीत की पुकार है जो, जंगल का राजा को, नदी किनारे रहता को, मान हमारा, मान हमारा, मान हमारा, शेरा शेरा, शेरा शेरा। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? ओहो, आपको इतना भी नहीं पता ये वीर जवान किसे सलामी दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आप नौशहरा में रहकर भी इसके बारे में नहीं जानते? अरे यार, माना कि मैं काफी सारी चीजों से वाकिफ नहीं हूँ। चलो अब काम की बात बताओ और मेरी उत्सुकता का जल्दी से इलाज बताओ। क्या आप जानना चाहते हैं ये वीर जवान किसे सलामी दे रहे हैं? हाँ यार, मैं जरूर जानना चाहूंगी और मैं ही नहीं, यहाँ उपस्थित सभी दर्शक भी यही जानना चाहेंगे। हमारा ये नौशहरा जो आज हिंदुस्तान में है ना, अगर हमारे नौशहरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान जी ना होते तो आज हम पाकिस्तान का हिस्सा कहलाते। अच्छा, इतनी बड़ी बात, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, शायद सिर्फ आपको ही नहीं, यहाँ उपस्थित बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी, परंतु यदि इतनी बड़ी बात से हम लोग अनभिज्ञ हैं तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम सबके सामने इस ऐतिहासिक वाक़ये को जरूर रखें, वरना उन परमवीर बहादुर की अनमोल शहादत के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। तो आइए हम सभी चले आजादी के उन परिवारों की दुनिया में जिन्होंने सिर्फ अपने ही परिवार की चिंता न करते हुए संपूर्ण भारत को अपना कुटुंब माना और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल गए। है नमन उनको जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने गोना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, पर आसमानी हो गए हैं। बहुत खूब, क्या बात है। तो आइए जोरदार ताली से स्वागत करते हैं शेर नौशहरा के नाट्य समूह का, जो कि नौशहरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान के ऊपर एक बेहतरीन प्रस्तुति के लिए हमारे समक्ष उपस्थित होने जा रहे हैं। भारत के कई सैनिक इतिहासकारों की राय है कि अगर ब्रिगेडियर उस्मान की समय से पहले मृत्यु न हो गई होती तो वह शायद भारत के पहले मुस्लिम थल सेना अध्यक्ष होते। एक कहावत है कि ईश्वर जिसे चाहता है उसे जल्दी अपने पास बुला लेता है। बहादुरों की बहुत कम लंबी आयु होती है। ब्रिगेडियर उस्मान के साथ भी ऐसा ही था। जब उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी तो उनके 36वें जन्मदिन में मात्र 12 दिन बाकी थे, लेकिन अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने वह सब हासिल कर लिया जिसे बहुत से लोग उनसे दोहरा जीकर भी नहीं हासिल कर पाएंगे। वह शायद अकेले भारतीय सैनिक थे जिनके सर पर पाकिस्तान ने 50,000 का इनाम रखा था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वह अपने बचपन में ही बहुत जाबाज थे और उन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में एक बच्चे को कुएं में डूबने से बचाया था। उन्हें बचपन से हकलाने की आदत थी। उनके पिता बनारस के कोतवाल थे। उनके पिता को अंग्रेज सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया था। उन्होंने सोचा कि उस्मान सिविल सर्विसेज में नियुक्त नहीं हो पाएंगे, इसीलिए उन्होंने पुलिस में भर्ती करवाने के लिए अपने एक अफसर से बात की और एक अंग्रेज अफसर ने उस्मान को एक दिन अपने ऑफिस बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान। तुम पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहता है? देश की सेवा के लिए। तुम मेरी नकल करता है? नहीं सर। खान बहादुर, तुम्हारा बेटा पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता।
मुझे कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। मुझे आर्मी में भर्ती होना चाहिए। उस्मान ने सैंडहर्स्ट ब्रिटेन में जाने के लिए आवेदन किया, जिसमें वह 10 भारतीयों में से एक चुने गए। उसमें उनके साथी थे सैम मानिकशाह और मोहम्मद मूसा, जो बाद में जाकर भारतीय सेना और पाकिस्तान सेना के चीफ बने। 1 फरवरी 1934 में वह कमीशन हुए और सेकंड लेफ्टिनेंट नियुक्त हुए। 1947 तक वह ब्रिगेडियर बन चुके थे और उनकी नियुक्ति 10 बलूच रेजिमेंट पर रही। जब सन 1947 में भारत के विभाजन की बात आई, वह एक वरिष्ठ मुस्लिम सैन्य अधिकारी थे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वह पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। बलूच रेजिमेंट के कई अधिकारियों ने, जिसके वे सदस्य थे, उनके इस फैसले पर सवाल उठाया और उस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा, परंतु तब भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और अंत में लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना उनसे मिलने आ गए। उस्मान, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ पाकिस्तान चलो और हम तुम्हें सबसे बड़े पद से नवाजेंगे। नहीं सर, मैं अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ सकता। आप अपना प्रस्ताव अपने पास ही रखें। खुदा हाफिज। बलूच रेजिमेंट पाकिस्तान में जाने के बाद उस्मान की नियुक्ति भारत की 10 डोगरा रेजिमेंट में हुई। अक्टूबर 1947 में कबालियों ने पाकिस्तान सेना की मदद से जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया और 26 अक्टूबर तक कश्मीर के बाहरी इलाकों में कब्जा कर लिया। अगले दिन भारत ने अपने सैनिकों की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश की। 7 नवंबर 1947 को कबालियों ने रजौरी में कब्जा कर लिया और वहां रहने वाले लोगों का कत्लेआम किया। पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर ब्रांच में घायल हो गए और उनकी जगह उस्मान की नौशहरा में नियुक्ति कर दी गई। उस्मान, तुम्हें नौशहरा की 50 पैरा ब्रिगेड का जिम्मा सौंपा जा रहा है। यस सर। सोल्जर्स, हमें किसी भी तरह कबालियों को यहां से खदेड़ना होगा और अपने उत्तरी भाग को मुक्त कराना होगा। फिर उसके बाद हम चिंगस का रास्ता साफ करके रजौरी की चढ़ाई करेंगे। यस सर। 24 दिसंबर 1947 को कबाली हमला करके जंगल को कब्जे में ले लेते हैं। अब हम नौशहरा को कब्जे में लेंगे। इसके लिए हमें नौशहरा को चारों तरफ से घेर कर हमला करना होगा। सलाम साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए। कुछ सैनिक ब्रिगेड के ये समझते हैं कि आप एक मुसलमान हैं, तो वो आप पे कैसे विश्वास करेंगे? अच्छा, यही बात है। एक काम करिए, सभी जवानों को एकत्रित करिए। सोल्जर्स, अब से हम जब भी एक दूसरे से बात करेंगे तो जय हिंद के साथ बात करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जिससे सैनिकों का विश्वास बढ़ जाता है। जनवरी 1948 को पश्चिम कमान के लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा नौशहरा का दौरा करते हैं और उस्मान उन्हें अपने सैनिकों से मिलवाते हैं। उस्मान, मैं आपसे एक तोहफा चाहता हूं कि आप नौशहरा के सबसे ऊंचे इलाके कोट पर कब्जा करें, क्योंकि दुश्मन वहां पर से नौशहरा पर हमला करने की योजना बना रहा है। आपकी फरमाइश पूरी होगी सर। हमें आपसे यही उम्मीद थी। जय हिंद साहब। मेजर 3 पैरा, मेजर 2/2 पंजाब। यस सर।
हम दो तरफ से कोर्ट पर हमला करेंगे और कोर्ट को कबालियों से मुक्त करेंगे। यस सर। 1 फरवरी 1948 को ट्रांजिट कैंप पर सुबह 6 बजे सो रहे कबालियों पर भारतीय फौज हमला बोल देती है और जम्मू से वायुसेना उन्हें सहायता प्रदान करती है। 7 बजे तक भारतीय फौज कोर्ट पर अपना कब्जा कर लेती है। कुछ कबाली सो रहे होते हैं तो फिर से हमला कर देते हैं। 10 बजे तक 2 रिजर्व कंपनियां फिर से कोर्ट पर हमला कर उसे कब्जा लेती हैं। बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। उस्मान ने 6 फरवरी 1948 सुबह 6 बजे कलाल पर हमला करने की योजना बनाई थी। साहब, सूत्रों से पता चला कि दुश्मन नौशहरा में हमला करने वाला है। हम किसी से डरते नहीं हैं। सभी बटालियंस को अलर्ट कर दो। हमले के लिए 11,000 कबाली आए थे और ताईदार पर हमला किया। उस दौरान 27 लोगों की राजपूत पलटन ने हमले को ध्वस्त किया और उनमें से 24 सैनिक शहीद हुए। 3 सैनिक जी जान से लड़ते रहे। उनमें से एक सैनिक यदुनाथ सिंह अकेले मोर्चा संभाले जब तक उन्हें इंडियन आर्मी की मदद नहीं मिली। इसकी वजह से कुछ पठान वापस भाग गए। यदुनाथ सिंह भी शहीद हुए और शहीद होने के उपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। नौशहरा फतेह करने के बाद उस्मान को लायन ऑफ नौशहरा का खिताब मिला और पाकिस्तान सरकार ने उन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा। मेजर जनरल कुलवंत सिंह नौशहरा आते हैं और उस्मान को ऑर्डर देते हैं कि वो जंगल को फिर से हासिल करें। उस्मान, हम चाहते हैं कि तुम एक बार फिर जंगल को हासिल करो। मैं ये कसम खाता हूँ, जब तक हम जंगल को कबालियों से मुक्त नहीं कर लेते तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। सोल्जर्स, पूरी दुनिया की निगाहें हमारे ऊपर हैं और हमारे देशवासी भी हमसे आस लगा बैठे हैं। हमें उन्हें निराश नहीं करना है। हम बिना डरे जंगल पर फिर से कब्जा करेंगे। भारत आपसे अपना कर्तव्य पूरा करने की उम्मीद करता है। हम इस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय का नाम देंगे। यस सर। मार्च 1948 को भारतीय सेना ने फिर से जंगल पर हमला कर कब्जा कर लिया। ब्रिगेड में कोई पलंग न होने के कारण उस्मान के लिए नजदीक के गांव से उधार में एक पलंग लाया गया। उस्मान हर शाम 5:30 बजे अपनी ब्रिगेड की मीटिंग लिया करते थे, पर 3 जुलाई को यह मीटिंग 30 मिनट जल्दी ली और 30 मिनट जल्दी खत्म हो गई। कबाली इसी फिराक में थे। 5:45 में शाम को उन्होंने गोले दागना शुरू कर दिया। 4 गोले ब्रिगेड से 500 मीटर की दूरी में जाकर गिरे और सभी लोग आड़ के लिए भागे और उस्मान पत्थर के पीछे जाकर छुप गए। मेजर भगवान सिंह अपनी आर्टिलरी की दिशा पश्चिम की तरफ घुमाए और पॉइंट 3150 पर निशाना दे। सर, दुश्मन तो दक्षिण से हमला कर रहा है। आपको जैसा बोला है वैसा करिए। यस सर। कबालियों की तरफ से हमला बंद हो गया। उस्मान अपने हेडक्वार्टर की ओर बढ़ ही रहे थे, इतने में एक 25 पाउंड का गोला उनके पास आकर गिरा, जिससे वह शहीद हो गए। सर, पीछे आइए। I am dying, but not let the territory we were fighting for fall into the enemy. दोस्त
साथियों हम चलते चले अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जी हमारे इस वतन के लिए इस चमन के लिए ताकि खिलते रहे गुल हमेशा दोस्त। उनकी शहादत के उपरांत 3 जुलाई 1948 को उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी अंतिम विदाई के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पूरी कैबिनेट एवं शेख अब्दुल्ला उपस्थित रहे, जिन्होंने उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।